हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बच्चों शुरू करेंगे कंसोलिडेशन का ही एक अगला टॉपिक, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। बहुत ही अच्छा, बहुत ही इजी टॉपिक और बहुत ही छोटा टॉपिक है। छोटी सी वीडियो रहने वाली है इसकी, बट इम्पॉर्टेंट है। पेपर के पर्सपेक्टिव से बच्चों ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ इसको, और हमारे एग्जामिनर भी इंपॉर्टेंट मानते हैं। तो आप जब इसको देखेंगे तो आपको भी पता चलेगा इसमें कुछ है नहीं, बट इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है बच्चों। इसके क्वेश्चंस आपको एग्जाम किट में इनफ मिल जाएंगे। अगर आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं तो आप इस टॉपिक में मास्टरी कर लेंगे और आप भी मेरी तरह पढ़ा सकते हैं बच्चों। चलिए, ये तो मजाक हो गया, बाकी अब शुरू करेंगे डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। तो बच्चों, डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी से हम क्या मतलब समझते हैं। एक हमने बच्चों अभी तक पढ़ा एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी। ये एक्विजिशन ऑफ सब्सिडरी में क्या पढ़ा। एक्विजिशन बेसिकली ये था कि हम कोई कंपनी को अक्वायर कर रहे हैं, हम कोई कंपनी को अपनी सब्सिडरी बना रहे हैं। इसका मतलब हम उसमें 50% वोटिंग राइट्स, 50% से ज्यादा वोटिंग राइट्स खरीद रहे हैं। ठीक है, हम सर इतनी बात तो समझते हैं, बट अब डिस्पोजल का क्या मतलब है बच्चों। अब इसमें ना दो केसेस होते हैं, मैं आपको बताता हूं। इसमें दो केसेस होते हैं। एक होता है कंट्रोल टू कंट्रोल, एक होता है कंट्रोल टू कंट्रोल, और एक होता है कंट्रोल लॉस्ट। एक होता है कंट्रोल लॉस्ट। बच्चों, ये केस का एग्जांपल आप समझ लो। मान लो मेरे पास एक कंपनी है, कंपनी का 80% शेयर है। अब मैं इस कंपनी में 20% शेयर बेच रहा हूं, तो मेरे पास कितना बचेगा? 60%। भाई 80% में से -20% कर दूंगा तो मेरे पास 60% बचेगा। तो ये तो क्या हो गया? कंट्रोल टू कंट्रोल। कंट्रोल नहीं लॉस्ट हुआ भाई, कुछ कंट्रोल 80% कंट्रोल से 60% कंट्रोल पे चला गया, बट अभी भी मैं ही ये कंपनी ओन करता हूं। अभी भी मेरे पास इसके मेजर वोटिंग राइट्स हैं। आज भी मैं इसका डिसीजन लेने के लिए केपेबल हूं। तो ये तो हो गया बच्चों कंट्रोल टू कंट्रोल का केस। दूसरा पढ़ते हैं हम कंट्रोल लॉस्ट। बच्चों, कंट्रोल लॉस्ट में दो केसेस। कंट्रोल लॉस्ट में दो केसेस। एक केस है बच्चों हमारा, 80% शेयर होल्डिंग थी आपके पास। वही एक कंपनी में 80% शेयर होल्डिंग थी, और आपने उस कंपनी में शेयर होल्डिंग बेच दी, और अब आपके पास उस कंपनी की 40% शेयर होल्डिंग ही बची है। आपने 40% शेयर होल्डिंग अपनी इस कंपनी में बेच दी। बच्चों, क्या अब ये कंपनी आपकी सब्सिडरी है? नहीं है। ये कंपनी जिसमें आप पहले 80% ओन करते थे, अब आप इसमें 40% ओन करते हो। 40% आपने बेच दिया। ये 40% बेचकर आपके पास इसके मेजर वोटिंग राइट्स तो चले गए। अब ये आपकी सब्सिडरी तो नहीं है, बट ये आपकी एसोसिएट है। दूसरा केस आता है बच्चों। इस केस में हमारा 80% शेयर होल्डिंग थी, मान लो। वही एग्जांपल हम कंटिन्यू करते हैं। एक कंपनी है, उसकी मेरे पास 80% शेयर होल्डिंग है। अब मैंने इसकी सारी, बच्चों कितनी सारी शेयर होल्डिंग बेच दी, और अब मेरे पास बचा है 0% इस कंपनी का। मैंने 80% शेयर होल्डिंग इस कंपनी में से बेच दी। सर अब तो सारे ही शेयर्स गए, अब क्या करेंगे? तो बच्चों, यहां ये जो केस है, ये वाला जो केस है, ये ही हमारे ACCA F7 के पेपर का पार्ट बनता है, जो हमारे को इस पेपर के लिए पढ़ना है। ये वाला केस आउट ऑफ सिलेबस, ये वाला केस आउट ऑफ सिलेबस। आप बाद के लेवल्स में इन केसेस को देखोगे, बट अभी के लिए ये केसेस आपके एग्जाम में तो नहीं आने वाले हैं। आपके एग्जाम में आएगा ये वाला केस बच्चों। ये वाला केस आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, और हम इसी के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले आज हम क्या पढ़ेंगे? गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। सर ये क्या है बच्चों? एग्जाम्पल देता हूं एक छोटा सा। आप सब ने 11th 12th पढ़ी है। मैं अज्यूम करता हूं आपको थोड़ी बहुत अकाउंट्स तो आती ही होगी। बच्चों, मेरे को एक बात बताओ। आपके पास एक मशीनरी है। मान लो आपने आज एक मशीनरी खरीदी $10,000 की। कल आपने, या फिर मान लो इस पे 1 साल बाद, मान लो आपने ये मशीनरी, एग्जाम्पल देता हूं मैं, एग्जाम्पल लिख के देता हूं। मान लो मशीनरी है। मशीनरी कॉस्ट
$10,000, ठीक है। आपने आफ्टर 1 year you sold it for let's say $8,000, ठीक है। बच्चों मान लो इस मशीनरी की यूजफुल लाइफ थी, मशीनरी की यूजफुल लाइफ, बच्चों मशीनरी की एक यूजफुल लाइफ होती है जिसके हिसाब से हम उस पर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। मान लो इसकी लाइफ थी 10 years और इसकी रेसिडुअल वैल्यू को आप 0 मान सकते हैं। रेसिडुअल वैल्यू मान लीजिए 0। बच्चों अब मुझे एक बात बताओ, इस केस में इसका डेप्रिसिएशन 1 साल का कितना होगा? भाई $10,000 की मशीनरी अगर आप 10 साल पे डेप्रिशिएट करते हो तो क्या मैं कह सकता हूँ इसका 1 साल का डेप्रिसिएशन $1,000 है? बिल्कुल सर, इसका 1 साल का डेप्रिसिएशन $1,000 है। बच्चों मैं आज से, मान लो आज है 1 जनवरी 2001, मैंने मशीनरी खरीदी और इसको मान लो 1 जनवरी 2002 को बेच दिया, बाय, और इस दिन कर दिया मैंने इसको सेल। बच्चों यहाँ पे मेरा 1 साल का डेप्रिसिएशन लगेगा सर? बिल्कुल लगेगा भाई, 1 साल तो मशीनरी यूज करी है आपने, तो 1 साल का डेप्रिसिएशन तो आपको लगेगा। इसका मतलब ईयर एंड पे क्या मैं कह सकता हूँ मशीनरी कॉस्ट, ये अगर कॉस्ट है और इसमें से मैं अगर इसका डेप्रिसिएशन हटा दूं जो $1,000 है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इसकी आज के दिन की कैरिंग वैल्यू, कैरिंग वैल्यू इसकी कैरिंग वैल्यू जो है वो है $9,000। इसकी सीवी आ गई $9,000 की। मैंने बेच दिया इसको कितने में? इसको जो मैंने बेचा है इसको सोल्ड एट $8,000। बच्चों 9,000 की मशीनरी 8,000, अब हम इसको मान सकते हैं कि ये मशीनरी हमारे लिए तो 9,000 की रह गई थी और इसको मैंने 8,000 में बेच दिया, तो क्या मैं कह सकता हूँ मेरा $1,000 का लॉस हुआ? तो जैसे एक मशीनरी, एक नॉर्मल सी मशीनरी को बेचने पे भी हम लॉस को देखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, उसके बारे में पूरा आईएएस पढ़ते हैं, आईएएस 16, तो बच्चों ऐसे ही सब्सिडरी का जब डिस्पोजल हो रहा हो तो ये भी हमारे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। अब हमारे को पढ़ना है गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी। सर गेन लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ सब्सिडरी, तो पहले तो हमारे को इसका फॉर्मेट बता दो सर, पहले तो फॉर्मेट बता दो भाई, हमारे को बेसिक बेसिक करना क्या है। तो ठीक है, पहले वही लिख लो। बच्चों एक तो आपके पास क्या आया होगा? डिस्पोजल प्रोसीड्स। डिस्पोजल प्रोसीड्स मान लो आपके पास कंपनी का 70% था, तो भाई 70% के लायक आपको पैसे मिल गए। अब बच्चों इसमें आपको अब क्या देखना है? डिस्पोजल प्रोसीड्स आपको 70%, मान लो आपको एक्स अमाउंट मिल गई, बट इसमें से क्या आपके लिए कोई कॉस्ट भी है? बिल्कुल है। क्या जाएगा आपके पास से? आपके पास से जा क्या रहा है? एसेट्स जा रहे हैं सब्सिडरी के, सब्सिडरी के एसेट्स पे जो 70% राइट था वो जा रहा है। इसका मतलब नेट एसेट्स फेयर वैल्यू, नेट एसेट्स का फेयर वैल्यू, नेट एसेट्स का फेयर वैल्यू ऑन डेट ऑफ डिस्पोजल, ये जा रहा है आपके पास से, बट कितना? 70% नहीं, 100%। बच्चों आप अपनी बुक्स में 100% नेट एसेट्स को रिकॉर्ड करते हैं, 100% रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है जी। फिर और क्या जा रहा है? और क्या जा रहा है? गुडविल जाएगी, गुडविल ऑन डेट ऑफ डिस्पोजल। आपकी बुक में से गुडविल भी चली जाएगी, ठीक है सर, गुडविल भी चली जाएगी, ये भी पूरी पूरी चली जाएगी। बट अब आ गई बच्चों एक दिक्कत, एक छोटी सी आ गई दिक्कत। सर यहाँ पे तो हमने 70% डिस्पोजल प्रोसीड्स मिली है, 70% के लिए हमारे को पैसा मिला है, बट ये जो हमने कैलकुलेट करा ये तो 100% है, ये तो 100% ऑफ सब्सिडरी के है। क्या हमारे को 100% का पैसा मिला है? नहीं मिला। तो
हमारे पास से एक और चीज, एक लाइबिलिटी भी जाने वाली है बुक में से। बच्चों ध्यान करो, बुक में एक लाइबिलिटी आती थी एनसीआई के नाम से जो 30% है, हमारी बुक में से वो लाइबिलिटी भी चली जाएगी। तो यहां पे आप एक और चीज माइनस करेंगे, डेट ऑफ डिस्पोजल के दिन की, क्या, डेट ऑफ डिस्पोजल के दिन की एनसीआई वैल्यू जो आपका 30% रिप्रेजेंट करती है। इसका मतलब 100 - 30। सर 100 - 30, क्या मैं कह सकता हूं कि मेरा 70% ही तो मेरे को डिस्पोजल प्रोसीड्स मिली थी। अब मेरा 70% का एसेट्स नेट चले गए भाई। 100% एसेट्स, 30% लाइबिलिटी, मिला के 70% जो चला गया। तो ये हमारी अमाउंट चली गई और ये हमारा आ जाएगा क्या, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल। गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा। ठीक है सर, बट सर ये तो ठीक है, बट हम तो हैं अकाउंटेंट, हमारे को तो सर ये बताओ एंट्री क्या करनी है, एंट्री क्या करनी है। तो बच्चों इसकी जर्नल एंट्री देखते हैं। जर्नल एंट्री देखते हैं इसकी। बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, एनसीआई अकाउंट डेबिट। ये तो आपकी हो गई डेबिट भाई। बैंक अकाउंट एनसीआई अकाउंट डेबिट टू गुडविल, ये हो जाएगी आपकी क्रेडिट, ये क्रेडिट हो गई। टू सब्सिडरीज नेट एसेट ऑन डिस्पोजल, सब्सिडरीज नेट एसेट ऑन डिस्पोजल, ये भी आपका क्रेडिट हो जाएगा। और या तो अब आपका लॉस आएगा, लॉस आया तो डेबिट, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर, या आपका गेन आएगा, गेन अकाउंट, ये क्रेडिट हो जाएगा बैलेंसिंग फिगर। इन दोनों में से बच्चों कोई एक चीज आपकी आ जाएगी। अच्छा सर अब एंट्री समझा दो एक बार, एंट्री का क्या मतलब हुआ। तो बच्चों एंट्री का मतलब देखो मेरे साथ, मुझे एक बात बताओ बच्चों, आपके पास आएगा क्या। सबसे पहले एक चीज समझो, आप अपनी एक इन्वेस्टमेंट बेच रहे हो, आपके पास क्या आएगा भाई, पैसा आएगा। सबसे पहले तो रोकड़ा आएगा, पैसा आएगा, ठीक है। फिर अभी हमने पढ़ा हमारी एक लाइबिलिटी एनसीआई ऑन डेट ऑफ डिस्पोजल चली जाएगी, हमारी बुक से एक लाइबिलिटी चली जाएगी। लाइबिलिटी आती है तो क्रेडिट, जाती है तो डेबिट। तो एनसीआई हमारी जो लाइबिलिटी थी वो चली गई, तो ये हो गया डेबिट। गुडविल, गुडविल हमारा एसेट था, गुडविल हमारा एसेट था। यहां पे हमने देखा भाई गुडविल भी तो बुक से चली जाएगी, गुडविल भी तो बुक से चली जाएगी, गुडविल ऑन डेट ऑफ डिस्पोजल। तो ये गुडविल हमारा एसेट हमारी बुक से जा रहा है, एसेट आता है तो डेबिट, जाता है तो क्रेडिट, हमारी बुक से चला गया तो क्रेडिट। फिर हमारे बुक से एसेट्स चले गए, सब्सिडरी के सारे एसेट्स चले गए, सब्सिडरी की सारी गुडविल चली गई, सब्सिडरी के सारे एसेट्स चले गए। एसेट भी जो हमारे एसेट है वो बढ़ते हैं तो डेबिट, घटते हैं तो क्रेडिट, घट रही हैं तो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। और आएगा क्या, बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर जो है वो आ जाएगी या तो लॉस, अगर डेबिट में आपकी बैलेंसिंग फिगर आती है तो वो लॉस, क्रेडिट में आती है तो गेन। ये ही बच्चों इसका सिंपल सा छोटा सा लॉजिक है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मेरे से इस नंबर पर पूछ सकते हैं, आपके लिए हम हमेशा हाजिर हैं, बिल्कुल हेल्प करूंगा बच्चों। बट पहले चीज को समझना, कॉन्सेप्चुअली चीज को विजुअलाइज करना, विजुअलाइज करे बिना कोई भी क्वेश्चन करना खतरनाक है। हम अगर लॉजिकली नहीं चलेंगे तो पेपर में जाना खतरा है, खतरे की घंटी समझ लो उसको, ऐसा काम नहीं करना हमारे को। नेक्स्ट बच्चों एक चीज सिंपल जो होती है हमारी गुडविल, गुडविल इज ऑलवेज कैलकुलेटेड
goodwill is always calculated on the date of acquisition. हमारी जो गुडविल होती है ना बच्चों, वो हमेशा कैलकुलेट होती है डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन. आप हमारे जो 5 स्टेप्स है वो याद कर लो. पहला स्टेप डेट परसेंटेज ऑफ होल्डिंग और डेट ऑफ एक्विजिशन. दूसरा स्टेप ये बच्चों बैलेंस शीट के स्टेप्स हैं. मेरी वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा, और अगर लाइक और सब्सक्राइब भी नहीं करा है तो मेरे चैनल को जरूर करिएगा. बट वीडियो देखिए और समझिए हम करना क्या चाह रहे हैं. तो हमारे को पहला स्टेप होता है परसेंटेज ऑफ होल्डिंग निकालना और डेट ऑफ एक्विजिशन निकालना. सबसे पहले हमने निकाला. सेकंड, हमारे को नेट एसेट्स जो हमारे को डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन निकालने होते हैं. और क्या निकालना होता है? प्रॉफिट पोस्ट एक्विजिशन का ऑन डेट ऑफ एक्विजिशन. तीसरा, गुडविल. गुडविल हमेशा डेट ऑफ एक्विजिशन के दिन ही निकलती है. डिस्पोजल के केस में भी उसी दिन निकलेगी. तो सर बट आपने यहाँ पे ना कुछ और लिखवाया था, आप भूल गए हो शायद. बट बच्चों मैं भूला नहीं हूं, उसी पॉइंट पे आने वाला हूं. मैंने लिखवाया गुडविल ऑन डेट ऑफ डिस्पोजल. अब सर डिस्पोजल का कैसे आएगा? क्वेश्चन तो ये है, डिस्पोजल के दिन की गुडविल कैसे आएगी? कैसे आएगी? बिल्कुल, अब देखो कैसे आएगी बच्चों. गुडविल एट डेट ऑफ एक्विजिशन आपने निकाल ली. मान लो ये आपकी आ गई $1000. अब क्या मैं आज तक की सारी इंपेयरमेंट अप टू डेट ऑफ डिस्पोजल, अगर मैं ले लूं, जो कि मान लो आज से $500 है. आज तक मान लो 5 साल हमने सब्सिडरी को अपने पास रखा है. 5 साल में इसके गुडविल $500 से इंपेयर हो गई. तो बच्चों ये $500 हो जाएगा यहाँ से माइनस, और ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी हमारी गुडविल एट डेट ऑफ डिस्पोजल, जो हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे. कहाँ पर? यहाँ पर इसको कंसिडर करा जाएगा, और यहाँ पर भी कंसिडर करा जाएगा. यहाँ पे लिख लो गुडविल एट डेट ऑफ डिस्पोजल. ठीक है बच्चों, तो इतना सा ही टॉपिक था. मैं मानता हूं कि आपको चीजें समझ आई होगी, बट स्टिल अगर बच्चों कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे से स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर मैसेज करके अपना डाउट पूछ सकते हैं. और भी अगर आपको कोई डाउट आते हैं तो आप मेरे से पूछ सकते हैं. मेरे साथ साथ चलिएगा बच्चों, चीजें और बेटर समझ आएगी. थोड़ा सा बस फोकस रखिए, पेपर आने वाले हैं. अब दिमाग रहना चाहिए सिर्फ और सिर्फ एग्जाम पे. तो बच्चों अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ. हमारा जो टॉपिक है कंसोलिडेशन का वो आज खत्म होता है. नेक्स्ट क्लास में एक नया टॉपिक शुरू करेंगे. आज के लिए आपसे अलविदा लेता हूं. बाय बाय बच्चों.